अटपटा मैं देख रहा हूं, थोड़ा अटपटा लगा रहा है कि पार्टी के लोग क्यों बैठे हैं, तो क्योंकि सांसद के नाते कर रहे हैं मंत्री होते हुए, इसलिए हम 3 लोग इनके साथ बैठे हैं। मयूर विहार जिला के अध्यक्ष श्री विजेंद्र धामा जी और शादरा जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री दीपक गाबा जी। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। सर्वप्रथम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में दिल्ली बीजेपी के पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और तेज हो, इस बात को ध्यान में रख के प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने की बात है। जो हमारा एस्पिरेशनल सेक्टर है, ग्रुप है, युवा है, महिला है, किसान है, देश का 140 करोड़ जनता आज एस्पिरेशनल ग्रुप में आया बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट लेड बाय श्री नरेंद्र मोदी जी। उसमें यूथ की कैपेसिटी को बढ़ाना और इसके साथ साथ प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समुदाय, क्षेत्र, सेक्टर, इन सबको देश के सुविधाओं पर और अवसरों पर समान अधिकार प्राप्त हो, समान अप्रोच इनको हो सके, ताकि ये भी अपना मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री कर सके। लोकल से ग्लोबल जाने का रास्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास और आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करना। ट्रस्ट बेस्ड बजट है, सिटीजन सेंट्रिक बजट है। इस बार का बजट 2014 में जो 14-15 का बजट था, उसका साइज लगभग 18 लाख करोड़ था। आज 11-12 वर्षों के बाद हमारे बजट का साइज 53.50 लाख करोड़ है। और ये केवल नंबर्स की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार के मन में आया और एक फिगर तय कर दी और बता दिया कि इतने लाख करोड़ रुपए का बजट है। ये बजट जो रिसीप्ट्स गवर्नमेंट को आती है और जो एक्सपेंडिचर किया जाता है और उसमें से जो फिस्कल डेफिसिट आता है, जो फिस्कल डेफिसिट भी पिछले वर्षों के मुकाबले बेहतर हुआ है, फिस्कल डेफिसिट और कम हुआ है। ये बताता है कि ये प्रोग्रेसिव बजट है। लगातार पिछले 11 वर्षों के बाद का जो बजट है, ये प्रोग्रेसिव बजट है। पिछली बार का अगर मैं फिस्कल डेफिसिट की बात करूं तो वो 25-26 में 4.4% था। इस बार का जो एंटीसिपेटेड फिस्कल डेफिसिट है वो 4.2% है। तो ये लगातार प्रोग्रेसिव बजट है। अगर मैं इसमें बात करूं, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, 2014-15 में जो कैपेक्स था, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो खर्चा होना था, वो खर्चा 2014-15 में 2 लाख करोड़ था और इस बार के बजट में 26-27 में ये 12.2 लाख करोड़ रुपए, लगभग 6 गुना बढ़ा हुआ कैपेक्स एक्सपेंडिचर है 14-15 के मुकाबले। कैपेक्स एक्सपेंडिचर आप लोग समझते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने वाला, डेवलपमेंट को बढ़ाने वाला बजट है। और ये जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश में होता है और लगातार होता है, इसलिए 11 वर्षों से होता है, तो ये देश की इकोनॉमी को तो बढ़ाता ही है, देश में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट भी करता है। अगर इसमें मैं ये कहूं कि भारत का एक्सपोर्ट पिछले साल
825 बिलियन यूएस डॉलर का था। पिछले बजट्स का इंपैक्ट देखिए, जो भारत का डिफेंस के ऊपर इंपोर्ट था वो आज, जो कि पहले 75% ऑफ द डिफेंस एक्सपेंडिचर इंपोर्ट पे खर्च होता था, आज वो 40% कम हुआ है, लगभग इंपोर्ट 30% पर आ गया है। आज ब्रह्मोस हम देश में बना रहे हैं, आईएनएस विक्रांत देश में बना रहे हैं, फाइटर जेट हम देश में बना रहे हैं, बहुत पावरफुल टैंक्स हम देश में बना रहे हैं। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में भी हमने इन सबको देखा है। तो ये लगातार इकोनॉमिक रोड पर तेजी से चलता हुआ भारत का द्योतक है। जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो बैंकों की हालत बहुत बुरी थी। उस समय एनपीए लगभग 14% था। आज 25-26 में एनपीए 2% के करीब रह गया है। आप सोचिए, बैंक लोन, बड़े लोन देते हुए उनको परेशानी होती थी, आज वो स्थिति खत्म हुई है बिकॉज ऑफ द गुड गवर्नेंस ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। आज हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो लगातार बढ़ी है, और वो ऐसे ही नहीं बढ़ जाती। जब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनको नहीं मिलता तब तक नहीं बढ़ती है। पिछले 12 वर्षों में जो न केवल देश के व्यापारी और इंडस्ट्री वर्ग के लिए बड़े काम और सुविधाजनक काम किए गए हैं, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया गया है। जो बाहर की कंपनीज हमारे देश में आकर के अपनी फैक्ट्रीज लगाना चाहती हैं, उनके लिए भी डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप किया गया, और उसमें मुझे बताते हुए अच्छा लगता है कि 32 सेंट्रल डिपार्टमेंट और 32 राज्य इंटीग्रेटेड हैं डिजिटल सिंगल विंडो में, जिसके कारण से जो पिछले वर्ष फाइनेंशियल ईयर 25 का एफडीआई था वो 81 बिलियन यूएस डॉलर का था। इसी का परिणाम है कि 2014 में देश के अंदर केवल में 3 और 140 करोड़ जनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया ये बजट है। मैं इसमें कुछ प्रमुख विभागों के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा, फिर दिल्ली सेंट्रिक बजट पर आऊंगा। अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स देश में हैं, उनके साथ उसी कॉरिडोर से जुड़ते हुए जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के हब हैं, वहां पर यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाए जाएंगे, जिससे कि एकेडमिया और इंडस्ट्री को इंटीग्रेट किया जा सके, और जो हमारा युवा उन यूनिवर्सिटीज से एजुकेशन लेता है वो वहीं पर अपना स्किल डेवलपमेंट करता हुआ उसी एरिया में विभिन्न इंडस्ट्रीज में भी एब्जॉर्ब हो सके, और उनको एजुकेशन के साथ साथ स्किल के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। आज महिला शक्ति देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। उनको और प्रोत्साहित करने के लिए मोदी जी की सरकार ने, निर्मला सीतारमण जी जिन्होंने, रिकॉर्ड बात है कि किसी महिला फाइनेंस मिनिस्टर ने देश की 9वीं बार बजट पेश किया है, तो उन्होंने हर जिले में महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए हॉस्टल बनाने की बात की है। आज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हैपनिंग है, और बिना इसके कुछ भी हो पाना अब संभव नहीं लगता है। तो उसके लिए हमारे यूथ को उनकी स्किल्स, एआई स्किल्स को डेवलप करने के लिए इंस्टीट्यूट्स बनाने की बात की है। आज प्रोफेशनल सिस्टम को पूरा करने के लिए बड़ी कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को, छोटे व्यापारी को भी सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए इनकी आवश्यकता रहती है। लेकिन ऐसे बहुत से काम रहते हैं कि जो थोड़ा इस फील्ड में ट्रेंड बट हाईली क्वालिफाइड नहीं भी होंगे तो भी चल जाएगा। उसके लिए शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर कोर्सेज को डेवलप किया गया है, जिसमें सीए, आईसीएस जैसे इंस्टीट्यूट्स
हमारे यंग प्रोफेशनल्स को ट्रेन करेंगे ताकि वो इंडस्ट्री और व्यापारी वर्ग में जाकर के उनके कंप्लायंसेस को और आसान कर सकें। दूसरी तरफ अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो प्रधानमंत्री जी की केवल एक बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना, जिसने पूरे देश के अंदर सिर्फ अब मुझे लगता है केवल 2 राज्य ऐसे बचे हैं जिसमें आयुष्मान भारत योजना, वेस्ट बंगाल है और एक पंजाब है, शायद मुझे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है, जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 साल में परिवार में एक व्यक्ति के लिए इलाज मुफ्त है। और दिल्ली में तो रेखा जी की सरकार ने आगे बढ़ते हुए वो 10 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत योजना में फ्री किया। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे सीनियर सिटीजन 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं पूरे देश में, उनके लिए दिल्ली में 10 लाख और पूरे देश में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया है। इस बार का जो मेडिकल का बजट है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि पिछले साल से 10% अधिक है। इसमें बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। और जो मैं आपसे आयुष्मान भारत योजना की बात कर रहा हूं, उसमें आरोग्य मंदिरों की भी स्थापना हर ब्लॉक लेवल पर करने की बात मोदी जी की सरकार लगातार कर रही है। और इस बार भी उस आरोग्य मंदिरों की स्थापना के लिए पीएम अभीम जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है, उसके लिए 4,770 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया है। नए एम्स के बनाने के लिए, जो कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी तो 7 एम्स थे, आज देश के अंदर 23 एम्स हैं। तो उसके लिए भी 11,500 करोड़ का आउटले इस बार रखा गया है। और इसके साथ साथ, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ दोनों से जुड़ी हुई बात है, हमारे युवा 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को 10 अलग अलग विषयों पर स्किल डेवलपमेंट देने के लिए नए इंस्टीट्यूट्स भी स्थापित किए जा रहे हैं, जो हेल्थ और एजुकेशन का इंटीग्रेशन है। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इस पर आयुर्वेदा पर भी प्रधानमंत्री जी का मुख्य फोकस रहता है। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्टैब्लिश किए जाएंगे और 5 बड़े रीजनल मेडिकल हब्स की स्थापना भी इस जो 1 लाख करोड़ का बजट मेडिकल के लिए दिया गया है उसमें किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैंने बताया कि सीधा 12 लाख करोड़, पर जो राज्यों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से दिया जाता है वो भी लगभग 4 लाख करोड़ का बजट है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए 4.5 लाख करोड़ का बजट है, तो वो 16.5 लाख करोड़ के करीब बनता है। 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स बनाने की बात, उसके लिए इसमें विशेष प्रोविजन किया गया है। 300 नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएंगी इस बजट में, उसके लिए प्रोविजन किया गया है। 1000 जो स्टेशंस हैं उनके पुनर्विकास के लिए भी ये बजट, जो रेलवे का बजट लगभग 7 लाख करोड़ का है, उसमें इसका प्रावधान किया गया है। दिल्ली के लिए भी सौभाग्य की बात है कि हाई स्पीड कॉरिडोर में, हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर में दिल्ली वाराणसी को भी इंक्लूड किया गया है। मैंने बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लगभग 16.5 लाख करोड़ का बजट रखा है। इसमें क्योंकि मेरे पास एक मंत्रालय रोड ट्रांसपोर्ट का है, तो इस बार उसमें भी 3,21,000 करोड़ का बजट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है। हमारे लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, जहां एक तरफ हम डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं और ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस के इक्विपमेंट्स हम अपने देश में बना रहे हैं, तो डिफेंस सेक्टर के लिए भी 7 लाख करोड़ का बजट रखा गया है, जिसके कारण से सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर भी होता है, सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है और एयर स्ट्राइक भी हो पाता है।
3 लाख करोड़ के करीब का बजट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है। उसमें अगर मैं दिल्ली के आसपास के बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि 2027 के एंड तक हम बना करके देश की जनता को सुपुर्द करेंगे। आज दिल्ली से मुंबई अगर गुड़गांव वाले रास्ते से या पुराने हाईवे से जाना हो तो 33 घंटे लगते हैं, पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने के बाद, जिसका कुछ सैंपल अभी दिल्ली से कोटा जाना हो, जयपुर जाना हो, तो आज 3.5 घंटे में हम जयपुर पहुंच जाते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के माध्यम से। जब वो हाईवे बनके तैयार होगा तो केवल 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई बाय रोड जाया जा सकेगा। आप ये समझिए इस बात को कि 33 घंटे वर्सेस 12 घंटे की जब बात होती है तो जो ट्रांसपोर्ट गुड्स 33 घंटे 34 घंटे ट्रक को या माल लेके जाने में लगते हैं, वो केवल 12 घंटे लगेंगे। तो वो एक महीने में अगर 3 या 4 चक्कर लगाता है तो उसके चक्कर भी डबल हो जाते हैं, तो वो भी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है। आज दिल्ली से कटरा जाना हो तो दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे जो बन रहा है, जो कि अगले 1-1.25 साल में बनके तैयार होगा, तो दिल्ली से कटरा की दूरी केवल 7 घंटे की रह जाती है। ये बहुत और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मैं इसमें क्योंकि दिल्ली से सांसद हूं तो दिल्ली की जनता के प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है। दिल्ली में हमने दिल्ली डीकंजेशन प्लान बनाया है। दिल्ली डीकंजेशन प्लान में लगभग 24,000 करोड़ की योजनाएं, जो कि इस बजट में भी उसका बड़ा हिस्सा है, उसको हमने तैयार किया है। आपने अभी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने द्वारका एक्सप्रेस के साथ यूईआर 2 एक इतनी अच्छी योजना है कि आज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर हरियाणा से आने वाले, सिंगू बॉर्डर से आने वाले लोगों को जाना है तो उनको पहले मुकरबा चौक, पीरागढ़ी, रोहिणी होते हुए 2-2.5 घंटे में आना पड़ता था। आज 45 मिनट में अलीपुर से या सिंगू बॉर्डर से लेकर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आप आएंगे। 7,000 करोड़ की लागत से बना हुआ वो यूईआर 2 दिल्ली की जनता को प्रधानमंत्री जी ने पिछले अगस्त में सुपुर्द किया, जिसमें द्वारका एक्सप्रेस वे भी उसके साथ में लगता हुआ पार्ट है, दिल्ली से गुड़गांव मानेसर कनेक्टिविटी देने के लिए। अक्सर ये जो दिल्ली डीकंजेशन प्लान की बात मैं कर रहा हूं, जिस पर 24,000 करोड़ रुपए का आउटले है, उसमें गुड़गांव से जब दिल्ली आते हैं तो शिव मूर्ति के पास कंजेशन मिलता है। उस कंजेशन को खत्म करने के लिए वहां पर एक टनल की परियोजना को अप्रूवल दिया है, जो कि लगभग 3,500 करोड़ की है। 5 किलोमीटर की टनल शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक, जिससे कि केवल जो 1-1.25 घंटा उस एरिया को कवर करने में लगता है, 10-15 मिनट में कवर हो पाए। साथ साथ जो कटरा से दिल्ली आने वाला ट्रैफिक है उसको एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए कुंडली एक्सप्रेसवे तक आकर के दिल्ली अमृतसर, कटरा अमृतसर दिल्ली हाईवे आकर के रुकता है। तो केएमपी से यूईआर 2 के बीच में एक कनेक्टिविटी दिल्ली डीकंजेशन प्लान में तय की है, जो कि बेसिक अप्रूवल हुआ है, डीपीआर स्टेज पर है। इसी तरह यूईआर 2 से, क्योंकि एक नया हाईवे दिल्ली में हम जल्दी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नितिन जी के मार्गदर्शन में हम जनता को सुपुर्द करने जा रहे हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। पहले दिल्ली देहरादून जाने में अभी 5-5.5 घंटे लगते हैं। जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो चुका है, उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसको उद्घाटित करने की बात है। उसमें केवल 2.5 से 3 घंटे लगेंगे दिल्ली देहरादून जाने में। पर अगर सिंगू बॉर्डर के या सोनीपत के आसपास के लोगों को दिल्ली देहरादून जाना है तो अक्षरधाम आने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली को डिकंजेस्ट करने के लिए, ताकि रश अक्षरधाम की तरफ नहीं आए, उनको पूरा दिल्ली घूम के वहां तक पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए हमने एक एक्सटेंशन रोड अलीपुर से यूईआर 2 से, और दिल्ली देहरादून का एक पार्ट ट्रोनिका सिटी है, वहां तक उसको टच 17 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है, वो स्पर अप्रूव हुआ है, उसको भी डीपीआर स्टेज पर है, उसकी अलाइनमेंट फाइनल हो गई है। सिमिलरली दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जिनको देहरादून से नोएडा जाना है तो
वो दिल्ली में उनको अननेसेसरली नहीं आना पड़े, नहीं तो उनको अक्षरधाम से होते हुए नोएडा से होकर के जाना पड़ेगा। उसके लिए ट्रोनिका सिटी से गाजियाबाद होते हुए नोएडा 41 किलोमीटर का एक स्पर घोषित हुआ है, और वो भी उनको दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। ट्रोनिका सिटी से गाजियाबाद होते हुए नोएडा, और वो फर्दर आगे ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद को भी टच करेगा सेकेंड फेज के अंदर। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सेंट्रल दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग डीकंजेशन वहां है, एम्स से महिपालपुर का एक एलिवेटेड रोड आईएनए से लेकर के महिपालपुर तक 5000 करोड़ की लागत से बनेगा। उसका भी इनिशियल स्टेजेस पर है, पेपर वर्क कंप्लीट हुआ है, अप्रूव हुआ है, ताकि जो सेंट्रल दिल्ली का जो कंजेशन है और जिसको उस तरफ से गुड़गांवा जाना है, वो वहां पर महिपालपुर से आगे फिर वो गुड़गांवा के लिए स्ट्रेच तैयार होगा। इसके साथ साथ नोएडा, मयूर विहार, सरिता विहार, इनको इंटीग्रेट करने वाला जो एक कालंदी कुंज का एक पॉइंट है जहां पर इस समय बहुत जाम रहता है, तो क्योंकि कंजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल्यूशन ऑल्सो, तो जहां व्हीकुलर कंजेशन खत्म होता है तो पोल्यूशन भी कम होता है, क्योंकि पोल्यूशन के अंदर व्हीकुलर पोल्यूशन का जो भाग है वो लगभग 25-26% रहता है। कालंदी कुंज पर एम्स और धौला कुआं की तरह सिग्नल फ्री सर्कुलर रोड बनाने का भी प्रपोजल अप्रूव हो गया है, जो कि अभी डीपीआर स्टेज पर है, और इसको भी हमने दिल्ली डीकंजेशन पार्ट का हिस्सा लिया है। दिल्ली के अंदर 3 बड़े हाईवेज, 3 बड़ी रोड्स हैं, उनको हमने नेशनल हाईवे में वेस्ट किया है, और जो इस बार के बजट में उसके ऊपर भी हमने अमाउंट फिक्स किया है। वो है आश्रम से लेकर बदरपुर। आज अपोलो हॉस्पिटल की तरफ जाना है तो आश्रम से बदरपुर जाने के लिए 45-50 मिनट का समय लगता है। वो उस पूरी नेशनल हाईवे को, जो मथुरा रोड कहलाता है, उसको हमने नेशनल हाईवे के अंतर्गत लिया है, और सिग्नल फ्री करेंगे। 10-15 मिनट में आश्रम से बदरपुर जा सकेंगे। उसमें अंडरपासेस और एलिवेटेड फ्लाईओवर्स बना करके उसका कंजेशन भी खत्म करेंगे। इसी तरह पंजाबी बाग से टीकरी बॉर्डर, जो कि 17 किलोमीटर का पार्ट है, पूरा एरिया कंजेस्टेड रहता है मुंडका से, हीरागढ़ी मुंडका से होते हुए। उस पर डीकंजेशन करने के लिए वो भी हमने नेशनल हाईवे में वेस्ट किया है, और उस पर भी महरौली से गुड़गांवा का जो रोड है, उस रोड पर भी सिग्नल फ्री करके वहां तक ईज ऑफ ट्रैफिक को आसानी देने के लिए अगले 1-1.5 साल में उसको हम पूरा करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली के अंदर 3 लीगेसी वेस्ट और डंपिंग साइट्स हैं। लगातार राजनीतिक चर्चा में रहे, उस पर खूब राजनीति हुई पिछली बार की सरकारों के द्वारा, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए उस लीगेसी वेस्ट को खत्म करने के लिए दिए हैं, जिसके कारण से अब आप देखते होंगे गाजीपुर का पहाड़ भी डाउन हुआ है, भलसवा का पहाड़ भी डाउन हुआ है, और ओखला का पहाड़ भी डाउन हुआ है। और उसकी टाइमलाइन फिक्स की है हमने कि 2026 के एंड तक भलसवा के पहाड़ को खत्म करेंगे, और 27 तक ओखला और गाजीपुर के पहाड़ को भी खत्म करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाली ये है, जो ये वेस्ट है उसमें लीगेसी वेस्ट भी है, और जो करंट वेस्ट है वो भी वहीं आता है। उसको सेग्रीगेट करने के लिए वो 3 पार्ट में सेग्रीगेट होता है। पहला वो पार्ट रहता है जो कंबस्टेबल होता है। उस कंबस्टेबल वेस्ट को हम डिफरेंट जो फैक्ट्रीज है जहां पर वो यूज हो सकता है और बिजली बनाने में यूज हो सकता है, उसमें उपयोग कर रहे हैं। दूसरा कंक्रीट वेस्ट है, जो कि हम सीएनडी प्लांट्स में उसको भेज रहे हैं, जिससे कि वो वेस्ट टू एनर्जी भी बने। रोड़ी बदरपुर रिसाइकिल हो रहा है, रोड़ी बदरपुर का बनना, टाइल्स का बनना जो पेमेंट्स पे लगती है। और थर्डली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें जो इनर्ट वेस्ट है जिसका 95% प्लास्टिक है,
जो कि 100 साल तक गलता नहीं है, उसका 20 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट को हमने UER-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे डंप किया है। मिट्टी ना डालनी पड़े उसको डाला है और उसको भी हमने यूटिलाइज किया है। इसका श्रेय भी केंद्र की मोदी जी की सरकार को जाता है। उसके लिए 3,500 करोड़ रुपए इसका आउटले पिछले वर्ष दिया था, जो कि इस वर्ष भी उसको एज इट इज कंटिन्यू किया है। इसके साथ साथ जो दिल्ली सेंट्रिक बजट है, इस बजट में जो दिल्ली के लिए प्रावधान किए गए हैं, मैं उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। दिल्ली को मोदी जी की सरकार के द्वारा सीधा 11,000 करोड़ रुपए विभिन्न कामों के लिए दिए गए हैं, जिसमें 1,348 करोड़ रुपए जो दिल्ली का टैक्स डिवोल्यूशन का पैसा है वो जाएगा, और इसके अलावा जो यूटी होने के कारण यूटी लेवल की जो परियोजनाएं हैं उसके लिए अलग से 950 करोड़ रुपए दिया गया है। एक दिल्ली में रेखा जी की सरकार के आने से पहले की सरकारों के कारण से दिल्ली के पीने के पानी की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ी थी। उस पीने के पानी को साफ शुद्ध नल से जल दिल्ली वासियों को मिल सके, इसके लिए भी हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने लगभग 400 करोड़ रुपए चंद्रावल में एक नया ट्रीटमेंट प्लांट को एस्टैब्लिश करने के लिए दिया है। इसके साथ साथ मैंने बताया कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि दिल्ली वाराणसी का हाई स्पीड कॉरिडोर दिल्ली को मिल रहा है, इसके लिए और अन्य रेलवे परियोजनाओं के लिए 2700 करोड़ रुपए अलग से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए दिया गया है। जो आज दिल्ली वाराणसी हमें जाना है तो 8-9 घंटे 10 घंटे बाय ट्रेन में लगते हैं, तो दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर के बाद केवल 4 घंटे में वाराणसी से दिल्ली, दिल्ली से वाराणसी आया जा सकेगा। ये विकास के साथ साथ विरासत के और भी पॉइंट्स हैं, पर मैं दिल्ली से संबंधित बात कर रहा हूं तो दिल्ली वाराणसी का यह हाई स्पीड कॉरिडोर तय किया है। और दिल्ली के अंदर जो 13 रेलवे स्टेशन हैं उनको, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर और ग्लोबल बेंचमार्क तक ले जाने के लिए 5,887 करोड़ रुपए इस बात के लिए तय किए गए हैं। दिल्ली मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज का यूटी है, दिल्ली पुलिस भी यहां पर है, तो दिल्ली पुलिस और बेहतरी से काम कर सके, AI/IT इक्विप्ड हो, इसके लिए भी 12,846 करोड़ रुपए का आउटले दिल्ली पुलिस के लिए दिया गया है। दिल्ली में एम्स, वैसे तो दिल्ली की मेडिकल फैसिलिटीज केंद्र के द्वारा जो चलती हैं उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, पर दिल्ली के एम्स के लिए पर्टिकुलरली 5,500 करोड़ रुपए इस बात के लिए दिया है। अब तक की सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, केंद्र में रही हो, दिल्ली में रही हो, उन्होंने सिखों का मैसेकार आप सबके ध्यान में है 84 में जो दंगे हुए, लेकिन दंगा पीड़ितों के लिए कभी कुछ नहीं किया। मोदी जी की सरकार ने उनके लिए किया है। इस वर्ष भी एंटी सिख रॉयट्स के लिए 2 करोड़ रुपए की ग्रांट अलग से स्पेशल दी गई है, और दिल्ली में फ्लड, नेचुरल कैलेमिटीज, इसके लिए 15 करोड़ रुपए अलग से रखा गया है। और दिल्ली में अभी आप लोगों ने देखा कि पोल्यूशन का विषय बहुत गंभीर रहा। दिल्ली में पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए, पोल्यूशन से संबंधित परियोजनाओं को लागू करने के लिए 1100 करोड़ रुपए भी केंद्र की सरकार ने दिल्ली की सरकार को दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार का बजट विकसित भारत 2047, भारत विकसित हो, एफोर्डेबल, उस समय एफोर्डेबल एजुकेशन हो, एफोर्डेबल हेल्थ हो, एफोर्डेबल ईज ऑफ लिविंग हो, ये उसकी एक बड़ी आधारशिला इस बार का बजट है। जो हमारा एस्पिरेशनल वर्ग है, किसान है, महिला है, युवा है, गरीब है, उनको ध्यान में रखते हुए 2047 में भारत विकसित बने, उस बात को लेकर के ये बजट है। आप सबने
बजट जब से 1 तारीख से आया है तब से आप लोग लगातार मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से जनता के बीच में बजट की बारीकियां जा रही हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आज यहां आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।